नमस्कार सभी को। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ तथ्य जो बचे हुए थे उनके बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छी बातें पढ़ेंगे हम। आपसे निवेदन है कि क्लास के साथ बने रहें और जो भी बात आपको बताई जाएगी उसे नोटबुक में जरूर ऐड करें। तो चलो हम बात करते हैं बचे हुए कुछ तथ्यों के बारे में। देखिए, हमने 36 से लगाकर 51 तक के जो अनुच्छेद थे उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या जो 51 हम पढ़ रहे थे, विदेश नीति के बारे में जो प्रावधान थे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो प्रावधान थे। तो अनुच्छेद जो 51 है इसे भारतीय विदेश नीति का आधार कहा जाता है। अनुच्छेद 51 को भारतीय विदेश नीति का आधार कहा जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में केटी शाह है। केटी शाह की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व इसको नीति निर्देशक तत्व को आगे की तारीख का ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, ईसा ने नीति निर्देशक तत्व को आगे की तारीख का चेक बताया है और जिसका भुगतान, उस चेक का भुगतान राज्य बैंक की, उस चेक का भुगतान बैंक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्व का मीनिंग होता है, अर्थ है सरकार को आदेश देने का कार्य करना, उसको सलाह देने का कार्य करना कि आपको इस आधार पर कार्य करना है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। अब उन बातों को मानना या नहीं मानना राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कितनी बातों को माना जाएगा, कितनी बातों को नहीं माना जाएगा, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि एक प्रकार से ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा तो न्यायालय की सजा नहीं ली जा सकती है। तो इसलिए केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को आगे की तारीख का क्या बताया है, चेक बताया है। क्यों? क्योंकि ये राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि इन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से बैंक की इच्छा के ऊपर इस चेक का भुगतान होगा या नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। तो चलो अब आगे हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप नोट जरूर करें। अब हम बात करेंगे बयालीसवां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 76 इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद संख्या 39 क को जोड़ा गया और अनुच्छेद संख्या 39 में अपने विधिक की सहायता और निःशुल्क न्याय के बारे में पढ़ा था। तो इसके तहत निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता, सभी को निःशुल्क न्याय मिले और विधिक सहायता, कानूनी सहायता वो लोग प्राप्त कर सके, ऐसा प्रावधान जोड़ा गया। तो लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्त करवाने हेतु और विधिक सहायता प्राप्त करवाने हेतु एक एक्ट पारित किया गया और उस एक्ट का नाम है NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इसका मीनिंग होगा राष्ट्रीय वैधिक, इसे कानूनी भी बोल सकते हैं, कानूनी सेवा प्राधिकरण। 1987 में पारित किया गया।
देखिए, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का नाम है NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका मीनिंग है राष्ट्रीय विधिक या कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987, और ये लागू हुआ 1995 में। 1995 में। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, इस बात को नोट जरूर करें, पूछा गया प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है। देखिए, इसके तहत प्रावधान है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान, विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। और ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद संख्या 39 का। एक बार इन बातों को आप दोबारा देखिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ। अनुच्छेद 39 को संशोधित करके अनुच्छेद 39 क को जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के बारे में हमने पढ़ा। इस हेतु एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट का नाम है NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक या कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987। ये लागू हुआ 1995 में। इसके तहत प्रावधान क्या है, इसके तहत कमजोर लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान इसके तहत है। जिसमें हम विकलांग लोगों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, शारीरिक अंगहीन जो लोग हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उनको निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्राप्त हो, इस हेतु ये एक्ट पारित किया गया। इन बातों को आप नोट जरूर करें, क्योंकि आने NLSA इसका जो संरक्षक होता है, इस बात को भी आप नोट करें, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका क्या होता है, संरक्षक होता है। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इन दोनों बातों को आप नोट करें, जो न्यायाधीश होते हैं उनमें सर्वोच्च नंबर पर जो दूसरा न्यायाधीश आता है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं तो दूसरे नंबर का जो न्यायाधीश होता है वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायाधीशों में दूसरे नंबर का जो न्यायाधीश होता है वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इन बातों के बारे में हमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके भाग। एक तो पढ़ा हमने NLSA, ये तो केंद्र लेवल पर हो गया। उसके बाद में SLSA, ऐसे स्टेट, ये राज्य स्तर पर हो गया। और उसके बाद में DLSA, ये जिला स्तर पर हो गया। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सहायता मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, इसलिए इसको अलग अलग भागों में, एक तो केंद्र लेवल पर बना दिया, दूसरा बना दिया राज्य स्तर पर, और तीसरा बना दिया जिला स्तर पर, जिसमें ऐसे स्टेट बनाएंगे, डी से डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। इसके 3 अलग अलग क्या बना दिए, पार्ट बना दिए, भाग बना दिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता या महत्व। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता या बात करें महत्व, इसका क्या महत्वपूर्ण महत्व है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को सलाह दी जाती है, और उस सलाह को अगर माना जाता है तो एक अच्छे से अच्छे लोक कल्याणकारी, जनता के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। यह है शासन के लिए आचार संहिता के रूप में है। आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों को शासन के लिए क्या होता है, आचार संहिता होता है। शासन का मूल्यांकन के आधार है।
शासन व्यवस्था जो चल रही है इसका मूल्यांकन जिसके माध्यम से होता है वो एक प्रकार से किसे बताया है, नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूल्यांकन का आधार बताया। शासन के मूल्यांकन का अगर आधार किया है तो वो क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को शासन के मूल्यांकन का आधार बताया गया। आपसे पूछा जाए कि शासन व्यवस्था के मूल्यांकन का आधार किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। क्रियान्वयन में क्या है, सहायक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का जो क्रियान्वयन होता है, कानूनों को लागू किया जाता है, संविधान के क्रियान्वयन में नीति निर्देशक तत्व क्या है, सहायक है। यह है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में क्या है, सहायक है। ये इनका महत्व या इसकी इनकी क्या है, विशेषता है। एक बार दोबारा देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसके बाद शासन के लिए आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में हम 3 नंबर बात करेंगे, शासन के मूल्यांकन का आधार इन्हें बताया गया है और संविधान के क्रियान्वयन में ये क्या है, सहायक है। और नंबर 5 है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। सामाजिक परिवर्तन हो उसके और लोगों का आर्थिक परिवर्तन इन्हीं के माध्यम से हो सकता है, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का आधार भी बताया। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जितने भी प्रावधान थे उनके बारे में हमने पढ़ा। कल हम बात करेंगे संविधान के अगले पार्ट के बारे में। मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।